हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो सुबह आपने ए टू जेड सीरीज में डी पार्ट्स के कुछ वर्ड्स जो मैंने आपको बताए, लिखवाए, आप लोगों ने देखा होगा, एंजॉय किया होगा। सारे वर्ड्स मैं आपको बता दूं कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं वही वर्ड्स हैं। इस इस बात से आप निश्फिक्र रहिएगा कि यहाँ पे वही चीज मैं बताऊंगा, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, जो पीवाईक्यूज हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो एग्जाम का ट्रेंड है। मेरी कोशिश यही रहती है कि उन्हीं या तो पीवाईक्यूज हो या फिर उनसे आसपास जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं उनको बताने की कोशिश किया जाए, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, कंटेंट के लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो कि ये उपयोगी है कि नहीं उपयोगी। एक बार आप पढ़ के देख लीजिए और इसके बाद मॉक लगाइए या फिर पीवाईक्यूज लगा लीजिए, घटना चक्र में देख लीजिए। आपको इस छोटे से कंटेंट से आपको सारे फैक्ट्स मिलेंगे। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इस सीरीज का मतलब कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों है। कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट्स को रटाना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो देर ना करते हुए क्लास में आगे बढ़ेंगे और आप लोग एंजॉय करिए इस क्लास को। ठीक है, देखिए दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन 1905 कांग्रेस ने कब अनुमोदन किया? बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए, बहिष्कार आंदोलन चलाने के लिए, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाने के लिए। आप लोग बताइएगा, कांग्रेस ने किस सेशन में अनुमोदन किया? आप लोग बताइएगा। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? आप लोग बताइएगा। क्या डेट थी? बिल्कुल बताइएगा। ये सब आप लोगों के लिए है, तो एक बार आप लोग कमेंट्स में मुझे आंसर जरूर दीजिएगा। फिलहाल मैं आपको एक बार आपको सारी चीजें बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि 1885 में, जब हमारी दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, एओ ह्यूम एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी थे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी कांग्रेस को बनाने में। इसके बाद डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहली बैठक में आते हैं, इनको अध्यक्ष बनाया गया। सेकंड सेशन में दादा भाई नौरोजी, फिर इसके बाद तीसरा सेशन, चौथा सेशन। पहले अधिवेशन में बहुत कम लोग उपस्थित हुए हैं, जो पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन प्लेग की वजह से कहां पे आयोजित हुआ? मुंबई में, है ना। तो कांग्रेस आपने पढ़ा। फिर इसके बाद कल मैंने पढ़ाया आपको 1905 बंगाल विभाजन। गवर्नर जनरल कौन था उस समय? बंगाल विभाजन क्यों हुआ, उसका रीजन आप लोग, मैंने कल बताया। फिर मैं आपको बता देता हूं कि बंगाल एक बहुत बड़ा भूभाग था, समृद्ध था, शिक्षित था, इसीलिए सबसे पहले जन चेतना और राष्ट्रीयता की भावना वहीं पे। और इस चीज को दबाने के लिए, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने एक चाल चली, बंग भंग, बंगाल का विभाजन। क्योंकि वो लोग जानते थे कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ के लोग चीजों को समझने लगे हैं, उनके अंदर ये चीज आ चुकी है कि देश के लिए, हमारे देश को ये अंग्रेज किधर लेके जा रहे हैं, और आज नहीं हम जागे तो बहुत देर हो जाएगी। तो बंगाल के लोगों को ये चीजें पता होने लगी थी, राष्ट्रीय चेतना उनके खून में दौड़ने लगी थी। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, और उसने बताया कि मैं बंगाल का विभाजन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा भूभाग है और इस पे प्रशासन करना आसान नहीं है। तो इसको जब हम बांटेंगे तो आपके लिए ये सुविधाजनक होगा। आपको जैसे वहां पे जो भी सुविधाएं होंगी, जब अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग भूभाग हो जाएंगे, तो चीजें आसान हो जाएंगी। अभी वहां पे क्या होता है कि जैसे कोई बड़ा भाग है तो वहां पे प्रशासन में दिक्कत होती है, वहां पे एक अधिकारी होगा, तब वहां पे अलग अलग अधिकारी हो जाएंगे, अलग अलग नीतियां होंगी, अलग अलग वहां के फैसले होंगे, तो लोगों को आसान हो जाएगा। ये उनका कहना था, लेकिन उनका मेन कारण क्या था कि यहां पे जो जन चेतना दौड़ रही है, इसको कैसे दबाएं? लोगों को आपस में बांट।
और दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बंगाल में सबसे खास बात यह थी, शिक्षित होने के साथ साथ वो लोग, उनके अंदर एकता की भावना बहुत थी। वो लोग एक होकर के रहना चाहते थे। सॉरी, एक होकर के रहना चाहते थे। लेकिन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जो बीज बोया, बंग भंग किया, उसका परिणाम आगे हमको पाकिस्तान के रूप में मिला। तो दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि 20 जुलाई 1905 में बंग भंग की घोषणा होती है, बंगाल विभाजन की घोषणा होती है, और 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हो जाता है। 20 जुलाई 1905 तक बंग भंग की जब ये घोषणा होती है, 19 जुलाई में उसने कहा था और 20 जुलाई में कर्जन ने इसकी घोषणा कर दी थी कि फाइनली 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की उसने घोषणा कर दी, और 16 अक्टूबर आते आते इसको प्रभावी कर दिया गया, लागू कर दिया गया। तो जैसे ही ये बंग भंग की घोषणा हुई है, तो 7 अगस्त तक वहां के जो नेता थे, उन लोगों ने इसका विरोध करना जारी कर दिया। 7 अगस्त 1905 तक इन लोगों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। जनसभाएं होने लगी, यात्राएं निकाली जाने लगी, आलोचना किया गया सामूहिक, लोग इकट्ठा होकर के लोग उनके खिलाफ बोलने लगे। और उससे 2 शब्द निकल के आए जो आज का टॉपिक है, स्वदेशी एवं बहिष्कार। देखिए, स्वदेशी और बहिष्कार का आज के मतलब दौर में मतलब कुछ दूसरा है और उस समय कुछ दूसरा था। देखिए, इससे पहले अंग्रेजों ने भारत के जितने हस्तशिल्प उद्योग थे, भारत के जितनी क्राफ्ट थी, उनको पूरी तरह से उनके कारीगर जो थे उनको खत्म कर दिया गया था। लोगों के देसी उत्पाद थे, उनका बिकना कम हो गया था, क्योंकि जो अंग्रेजों के सामान थे वो सस्ते मिलते थे और क्वालिटी में भी कहते हैं कि अच्छे थे, तो लोगों ने उसको खरीदना चाहा। तो इस 7 अगस्त से उन लोगों ने कहा कि नहीं, अब हम लोग इनके सामान को नहीं खरीदेंगे, इनके स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे, इनकी अदालत में हम अपनी अपना केस नहीं लड़ेंगे, नहीं जाएंगे, इनके किसी भी दफ्तर में हम लोग नहीं जाएंगे। काम करना लोगों ने बंद कर दिया। इवन उस समय के जो छोटे मोटे जो जैसे कारीगर हैं, जैसे नाई ने कहा कि नहीं, अंग्रेजों के लिए हम बाल काटना बंद कर देंगे। पंडित ने अगर उस तरह की शादी में कोई अंग्रेजी सामान यूज हो रहा है तो पंडित ने वहां पर शादी करने से इनकार कर दिया। विदेशी सामान की होली जलाई जाने लगी, कार्यालयों का बहिष्कार, न्यायपालिका का बहिष्कार, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार, दफ्तरों का बहिष्कार, ये होने लगा। स्वदेशी का मतलब ये होता है कि अब हम अपने देश में जो निर्मित चीजें हैं उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेजों की बनाई हुई चीजों को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जो अंग्रेजों की जो बनाई चीजें हैं उनका हम लोग बहिष्कार करेंगे। ठीक है, तो इसी का बाइकआउट किया उन लोगों ने। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलूंगा। आप लोगों ने कल देखा था कि जब डिवाइड एंड रूल यानी अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी, इनको बांट दो, इनके अंदर हिंदू मुस्लिम लेके आओ, तो ये लोग जो इनका मेन पर्पस है उससे इनको अलग कर दो, मतलब जो इनके दिमाग में जो चल रहा है उससे इनको भटका दो, दूसरी चीजों में लगा दो। और ये बहुत आसान तरीका होता है। कहते हैं कभी कोई काम अगर बहुत शिद्दत से कर रहा है, बहुत ईमानदारी से कर रहा है, और उसको ऐसी चीजों के लिए उकसाना, निगेटिव चीजों के लिए उकसा देना कि वो वास्तव में जो काम कर रहा है उसको वो छोड़ करके दूसरे चीजों में लग जाएगा, और यही हुआ। अब देखिए, इन्होंने जब बंगाल का विभाजन, कल मैंने नहीं बताया लेकिन मैं आज बताऊंगा कि इन लोगों ने बंगाल का विभाजन किया कैसे। आजादी के समय लगभग 40 करोड़ की आबादी थी, और उनमें से 8.5 करोड़ की आबादी पूरे बंगाल प्रांत की। बंगाल प्रांत में आज का बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, बंगाल है, असम है, बांग्लादेश है, इतना बड़ा भूभाग।
और वहां के लोग शिक्षित हैं, साक्षर हैं, राष्ट्रीय चेतना के बारे में जानते हैं, उनको पता है किसके लिए आवाज उठानी है। और तभी वहां सबसे पहले बंगाल में ही आंदोलनरत लोग हुए, क्योंकि वहां के लोग शिक्षित थे, समृद्ध थे, पैसा था उन लोगों के पास। देखिए, जो इन्होंने पूर्वी बंगाल बनाया, इधर पूर्वी बंगाल है और इधर पश्चिम बंगाल है, ठीक है। पश्चिम बंगाल को, जिसकी राजधानी इन लोगों ने कलकत्ता बनाई, और जो पूर्वी बंगाल है उसकी राजधानी ढाका बनाई, यानी केंद्र बनाया कि यहां से प्रशासन चलेगा, इस केंद्र से, कलकत्ता से और ढाका से। तो मेरे दोस्तों देखिए, यहां पे ये आंकड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, 5 करोड़ 40 लाख लगभग इतनी आबादी थी कलकत्ता में, और उसको इन्होंने बांटा 4 करोड़ 20 लाख को हिंदू में और 90 लाख के आसपास मुस्लिम यहां पे बचे। और पूर्वी बंगाल में जहां की लगभग 3 करोड़ आबादी थी, उसमें 1 करोड़ 20 लाख हिंदुओं को और 1 करोड़ 80 लाख में मुस्लिम। मतलब इसमें देख रहे हो आप लोग, 4 करोड़ 20 लाख और 90 लाख, यहां पे मुस्लिम अल्पसंख्यक बन गए और यहां पर हिंदू अल्पसंख्यक बन गए। और अंग्रेज कर्जन ये पूर्वी बंगाल जा करके कहता था कि कांग्रेस कभी भी मुसलमानों का हित नहीं चाहती, कांग्रेस हिंदुओं का संगठन है। जा जाकर के कहता था कि अंग्रेज ही चाहते हैं जो मुसलमानों का हित हो, अंग्रेज ही है आपके शुभचिंतक, वही आपका भला करेंगे। ये जो कांग्रेस है ये आपका भला नहीं करने वाली। ये लोग यहां पर पूरा दम लगा करके अपना गए, यहां पे लोगों को भड़काया, समझाया, और ये जो हो रहा था ना दोस्तों, ये कभी खत्म नहीं हो पाया। अच्छा खासा एक प्रांत था, लोग खुश थे, वहां के व्यापार करते थे, शिक्षा में आगे थे, एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, हिंदू मुस्लिम मिलकर साथ में रहते थे। लेकिन ये जो बंटवारा किया गया ना, ये बंटवारा कभी खत्म नहीं हो पाया दोस्तों, और मुझे लगता है कि इसकी खाई आज भी नहीं भर पाई है। ज्यादा तो नहीं बोलूंगा इस बारे में, लेकिन इसकी खाई आज भी नहीं भर पाई दोस्तों। तो इस आंकड़े को, मतलब 5.5 करोड़ की आबादी को 4 करोड़ 20 लाख में हिंदू और मात्र 90 लाख मुस्लिम, तो यहाँ पे ये अल्पसंख्यक हो गए, और यहाँ पे ये हिंदू अल्पसंख्यक हो गए 1 करोड़ 20 लाख में, और 1 करोड़ 80 लाख ये मुस्लिम थे। इस तरह से बांट दिया। कुछ अन्य भी वर्ग थे, मुझे हिंदू मुस्लिम में सिर्फ बताना था कि ऐसे इन लोगों ने डिवाइड किया कि यहां पे ऐसा दिखाया जा सके कि हिंदू बाहुल्य और हिंदू तुम्हारे लिए खतरा है, और यहां पर मुस्लिम हिंदुओं के लिए खतरा है। ठीक है, आगे चल के देखिए, जन चेतनाओं में इस समय जब बहिष्कार आंदोलन चल रहा था, इसको फिर से पीछे छोड़ेंगे, है ना। यहां पे हम लोग चल रहे थे, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन जब चल रहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर और एस एन बनर्जी ने जन चेतना के लिए बहुत काम किया दोस्तों। इन्होंने बहुत काम किया। इवन रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो वंदे मातरम लिखा था, वो जन जन लोगों तक पहुंच गया था, मतलब बच्चा बच्चा गा रहा था वंदे मातरम वंदे मातरम, इतना पॉपुलर हो गया था। और अंग्रेजों को इस गीत से इतनी चिढ़ हो गई कि इन्होंने इस गीत को बैन करवा दिया, वंदे मातरम को, कि उन्होंने कहा कि नहीं, यहां पे कोई वंदे मातरम नहीं गाएगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, एस एन बनर्जी ने जन चेतना के लिए खूब काम किया, और अंततः जो ये हुआ यहां पे 1906 में इसने मुस्लिम लीग का गठन हो ही गया। मुस्लिम लीग 1906 में बनी, अलग से एक टॉपिक पढ़ेंगे मुस्लिम लीग का। 1906 में मुस्लिम लीग बन गई। अब ये खाई कभी नहीं भरने वाली थी, क्योंकि यहां पे जो शुरुआत हो चुकी थी, अब वो आगे बढ़ती जाएगी।
1911, इसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग बनी। 1911 में फाइनली बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। जब भी दिल्ली दरबार लगता था, दरबार लगाए जाते थे, खूब पैसा खर्चा किया जाता था। चाहे हमारे यहाँ अकाल पड़ा हो, चाहे भुखमरी हो, खूब पैसा पानी की तरह बहाया जाता था। यहाँ पे मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया इनके स्वागत के लिए बना दिया गया, जिनका नाम है जॉर्ज पंचम एंड क्वीन मैरी। मुंबई में इनके स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया जा रहा है। न जाने कितने करोड़ रुपए यहां पे खर्चा किए जा रहे हैं स्वागत। ये विडंबना है, ठीक है। और इसने आकर के, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने आकर के ये कुछ घोषणाएं करता है। उस समय पूछा जाता है कि जब 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो बताया जाता है कि हार्डिंग द्वितीय था। कौन था? हार्डिंग द्वितीय। और ये क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछूंगा, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब कौन था? जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय एक डफर व्यक्ति था, मैंने बताया था, जिसका नाम था डफरिन, ठीक है। तो हार्डिंग द्वितीय ये थी जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है। तो इसने कुछ घोषणाएं की, आप लोग देखिएगा। राजधानी परिवर्तन कर दिया, मतलब कलकत्ता से दिल्ली अब राजधानी बनाई गई। अब देखिए, अब आप लोग कहोगे कि क्या दिल्ली तभी राजधानी बनी? दिल्ली तो बन गई थी, अनंगपाल तोमर ने बना दी थी, तो दिल्ली का तो बहुत समय पहले से है। लेकिन यहां पे कलकत्ता से न्यू दिल्ली बनाई गई, जहां पे हमारा राष्ट्रपति भवन है आज का, न्यू दिल्ली, जिसको लुटियंस ने तैयार की थी। न्यू दिल्ली, जहां पे राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट है वहां पे, ठीक है। और उसने एक ये भी घोषणा की कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। बंगाल विभाजन रद्द किया जाएगा। रद्द तो हो गया, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये जो यहां पे शुरुआत हो चुकी है, लोगों के दिमाग से वो कैसे निकालोगे? तुमने उसका तो बीज बो दिया ना। अब कहीं ना कहीं तो वो पौधा और पेड़ बनेगा ही आगे चल के। तो बंग रद्द किया गया। हार्डिंग द्वितीय उस समय गवर्नर जनरल था। एक चीज और पूछा जाता है कि ये पहला आंदोलन था जो पूरे भारत में फैला, पूरे भारत का सपोर्ट मिला। सबसे अच्छी बात यह है, इसमें नोट करके मैंने लिखा है कि पहली बार इस आंदोलन में महिलाओं का सहयोग मिला। पूरे भारत में चला गया आंदोलन, लोगों ने बहिष्कार किया, लोगों ने इसका स्वदेशी पे पूरा बल दिया, मतलब विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। आपने स्कूल कॉलेज गुरुकुल की व्यवस्था मतलब की जाने लगी कि हम लोग अपने स्कूल बनाएंगे, वहां पे पढ़ाएंगे। राष्ट्रीय नीति पे बल दिया जाने लगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे। हम अपनी चीजें सिखाएंगे, अपनी संस्कृति सिखाएंगे, अपनी हिस्ट्री पढ़ाएंगे। पाश्चात्यकरण पे ठोकर मारा इन लोगों ने। अब देखिए, इस आंदोलन को कहां तक फैला, तो अगर पूछा जाए कि क्या आंदोलन ये पूरे देश तक में, मतलब कुछ एक निश्चित क्षेत्र में फैला या पूरे देश तक गया, तो आप लोगों को बताना है कि नहीं, ये पूरे देश में फैला हुआ था, ठीक है। इसके प्रमुख नेता हैं जिन लोगों ने इस आंदोलन को जोर शोर से आगे बढ़ाया। तो प्रमुख नेता है बीजीटी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं है अभी जो हुई है ना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, हम लोग हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, वो नहीं है, ये बाल गंगाधर तिलक है। तो बीजीटी से आप लोग याद रखिएगा, है ना, बाल गंगाधर तिलक। मेरे पास इतना स्पेस नहीं होता, मेरा मेन मतलब है आपके दिमाग में ये सारी चीजें डालना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी कोशिश किया करिए कि इस लेक्चर को ध्यान से सुनो। बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन लोगों ने पुणे और महाराष्ट्र में इस आंदोलन को जोर शोर से आगे बढ़ाया। पंजाब और आज का जो उत्तर प्रदेश है, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह ने जोर शोर से, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह ने खूब काम किया, खूब आगे बढ़ाया। अब जो मद्रास प्रेसिडेंसी, वहां पे इन कुछ नाम को पूछा जाता है कि कौन कौन। देखिए, ये जितना भी कुछ लिखा है मैंने, ये सब एग्जाम में पूछा गया। अगर आपको बिलीव नहीं है मेरी बात पे, तो आप लोग पीवाई को देख लो यार। कुछ लोगों को होगा कि क्या व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा। कुछ लोग तो देखे कि भाग जाते होंगे ना, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कैसा क्वालिटी होगा, कैसा कंटेंट होगा। यार जरूरी नहीं है कि मतलब डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ाई हो सकती है और डिजिटल बोर्ड पे भी अच्छा कंटेंट ही दिया जा सकता है। ठीक है, तो मेरी बातों से आप आहत ना हो, लेकिन जो लोग अगर ऐसा सोचे
कि अगर डिजिटल बोर्ड पे ही सारी चीजें व्यवस्थित की पीपीटी बना करके अच्छे से दिखाया जाए, नहीं यार, पढ़ने के लिए कहीं से भी पढ़ सकते हो आप अगर अच्छा कंटेंट पढ़ना है, ठीक है। तो प्रमुख नेता जो है बाल गंगाधर तिलक पुणे महाराष्ट्र, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जो है यहाँ पे देखिए कि पंजाब और संयुक्त प्रांत में इस आंदोलन को बढ़ाया। मद्रास प्रेसिडेंसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन नेता थे। चिदम्बरम पिल्लई, क्या नाम है इनका, चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है। सुब्रमण्यम अय्यर, क्या नाम है, सुब्रमण्यम अय्यर। टी आनंद चार्लू, टीएम नायक, ठीक है। ये कुछ नेता हैं जो बंगाल प्रेसिडेंसी में इस चीज को बढ़ाया। और एक चीज याद रखिएगा नोट करके, पहली बार महिलाओं ने इस आंदोलन में भाग लिया और किसान एवं जो मुसलमान थे, मुस्लिम थे, इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। इसका रीजन है, आप लोगों को मैंने बंग बंग पढ़ाया, आप लोग बताओ क्यों नहीं मुसलमानों ने भाग लिया। क्योंकि इस आंदोलन की बागडोर कहते हैं कांग्रेस के हाथ में थी। और इस कर्जन ने यहां पे जा जाकर के खूब कहा था कि कांग्रेस हिंदुओं का संगठन है, कांग्रेस कभी मुसलमानों का हित नहीं करेगी। ये चीज उन लोगों के दिमाग में, कहते नहीं कि ब्रेन वॉश कर दिया गया। ब्रेन वॉश बहुत अच्छा वर्ड है। किसान और मुस्लिमों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। छोटा लेक्चर था, आप लोग जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। और जहां तक मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं यार कि आपको पीवाईक्यू के साथ जोड़ करके रखूं, उसी के आसपास रखूं आपको, कि मतलब ये फालतू की चीजें ना ज्यादा बता करके स्टोरी बताऊं और उस चीज में फैक्ट्स को भी रखूं, और मतलब एक बाउंड्री में कि आपका उससे नुकसान ना हो, ज्यादा आपको फालतू की बातें ना सुननी पड़े, और कंटेंट आपका ऑथेंटिक हो, एग्जाम रिलेवेंट हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो। तो बने रहो यार मेरे साथ, देखते रहो, मुझे सपोर्ट करते रहो। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी यार। व्हाइट बोर्ड क्या, डिजिटल बोर्ड भी आ सकता है ना, बिना आपके सपोर्ट के नहीं हो सकता ना। तो दोस्तों अगर आपको ये ठीक लगता है तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और बताइएगा मुझे कैसी लगी क्लास। ओके, तो थैंक यू क्लास।